हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम BSc के सभी सेमेस्टर के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने निमेटोहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और उससे रिलेटेड कई सारे एनिमल्स के बारे में चर्चा की। आज हम तीसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि BSc फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पहले पेपर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे एनालिडा के बारे में। किसके बारे में? एनालिड्स के बारे में। एनालिडा क्या है? फाइलम एनालिडा के अंतर्गत कौन सा एनिमल कंसीडर किया गया है जो हमें पढ़ना है इस सिलेबस में। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं फाइलम एनालिडा के बारे में। एनालिड इज ए फाइलम सेगमेंटेड वर्म्स कॉमनली नोन एज एनालिड्स। जो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, जो भी वर्म्स वैसे हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े ऐसे कहते हैं, वो जो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है उन्हें कहा जाता है एनालिड्स। जैसे टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी होगी। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट इंक्लूडिंग मैराइन इन्वायरमेंट्स, फ्रेश वाटर, डैम्प सॉयल। ये हर जगह पाए जाएंगे, मैराइन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, डैम्प सॉयल में भी। जैसे देख लो, वो क्या होता है जो अर्थवर्म होता है, यानी केंचुआ, ये कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। डंप सॉइल होती है, गीली मिट्टी होगी, वहाँ पे पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नहीं पाया। जोंक, लीच, ये कहाँ पाई जाती है? पानी में तैरती रहती है। तो ये बहुत जगह इनका जो इन्वायरमेंट है, हैबिटाट है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। कई जगह पे हर जगह लगभग पाए ही जाते हैं। एनालिड आर डाइवर्स एंड इंक्लूड वेरियस वेल नोन ग्रुप्स सच एज अर्थवर्म्स, देखिए लीचेज, मैराइन पॉलीकीड्स, बहुत सारे मैराइन पॉलीकीड्स हैं जो कि पानी में ऊपर 6 पैरों के होते हैं, तैरते रहते हैं। ये सारे सब एनालिड्स के अंतर्गत आते हैं। दी एक्सिबिट ए सेगमेंटेड बॉडी प्लेन, इनके बॉडी में सेगमेंट बने होंगे ढेर सारे, विथ ईच सेगमेंट कंटेनिंग ए रिपीटेड सेट ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर। और इनका हर एक सेट जो है, एक एक जितना भी इनका टुकड़ा हो, मतलब सेगमेंट है, एक सेगमेंट के अंदर सारे ऑर्गन्स होंगे। एक ही सेगमेंट के अंदर कितने ऑर्गन होंगे? सारे ऑर्गन होते हैं। ये लिखा है, दे एग्जिबिट सेगमेंटेड बॉडी प्लान विद ईच सेगमेंट कंटेनिंग रिपीटेड सेट ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर। सारे जो बॉडी के लिए जरूरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे हर एक सेगमेंट में होते हैं। आगे आगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिड्स, जो एनालिड्स हैं उनके क्या क्या करेक्टर हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इनका करेक्टर, मेन करेक्टर यही है, जिनकी बॉडी क्या होगी? सेगमेंटेड होगी। द मोस्ट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द एनालिड इज दियर सेगमेंटेड बॉडी। इनका मोस्ट डिफाइनिंग करेक्टर, मतलब ये की करेक्टर है, ये समझ लीजिए क्या है इनका? सेगमेंटेड बॉडी। अगर इन बॉडी सेगमेंटेड देख लिया आपने तो आप कह सकते हैं कि आप ये एनालिड से बिलोंग करने वाला एनिमल है। व्हिच डिवाइडेड इनटू द स्पीसीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट। सारे सेगमेंट जो होंगे रिपीटिंग होंगे, बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। दिस सेगमेंट बॉडी प्लेन इज नोन एज द मेटामेरिज्म एंड इज ए की फीचर ऑफ द फाइलम। ये जो सेगमेंट है, बॉडी प्लेन के सेगमेंट हैं, इनको कहा जाता है मेटामेरिज्म, और ये की फीचर है भाई, इसी फाइलम के क्या है? की फीचर है, और इनका क्या कहा जाता है? इनको मेटामेरिज्म कहा जाता है। इसके बाद है सेगमेंटेड बॉडी के बाद हमें पढ़ना है ट्रू सीलोम। सीलोम बॉडी, सीलोमेटेड बॉडी होती है इनकी भी, और इनके अंदर ट्रू सीलोम पाया जाता है। एनालिड्स हैव ए ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम होगा व्हिच फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी कंप्लीट लाइंड विद द मेसोडर्म। जो कंप्लीट लाइंड विद द मेसोडर्म, जो मेसोडर्म से कंप्लीटली क्या होगी? घेरी गई होगी, यानी कि ढकी गई होगी। मान लेते हैं कोई सीलोम है, कोई गोल सा ये सीलोम बनी है, खाली जगह होती है। तो जो कोई सीलोम अगर खाली जगह है तो इसके जो चारों ओर है ये क्या होगा? मेसोडर्म पाया जाएगा, मेसोडर्म की लेयर रहेगी। This coelom allow for the efficient movement, space of organ development and protection and internal organs। जो हम लोगों का बॉडी सीलोम होता है, जो खाली जगह स्पेस होती है, यानी कि जो स्किन है, स्किन के अंदर जो स्पेस होते हैं उनके अंदर क्या बनते हैं? बॉडी ऑर्गन बनेंगे। बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन बनने की जो जगह प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? सीलोम करता है। तो सीलोम बॉडी के लिए, ऑर्गन के लिए, जो इंटरनल ऑर्गन उनके लिए जगह प्रोवाइड कराएगा, और उनके जो ऑर्गन डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प भी करता है, प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करता है। बाहर से जो
सीलोम अगर जगह खाली है तो कोई जैसे आप लोगों ने हर ऑर्गन के बाहर एक छोटी खाली जगह देखी होगी या फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखी होगी। किस लिए होती है? ताकि कभी भी शॉक लगे, कोई झटका लगे तो सीधा ऑर्गन प्रभावित ना हो। ऐसा बहुत बार हम लोगों ने सुना ही होगा कि हमेशा हार्ट के बाहर एक लेयर होती है, लंग्स के बाहर एक लेयर होती है, लीवर के बाहर एक लेयर होती है, ताकि उसको बचाया जा सके। तो जो सीलोम होती है ये हेल्प भी करती है, प्रोटेक्शन करती है। आगे है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। The coelomic fluid in the body cavity of annelid have a hydrostatic skeleton। इनकी जो बॉडी सीलोमिक फ्लूइड बॉडी है, इनकी कैविटी में क्या होता है? एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब आगे बताया गया है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड अलाउइंग फॉर द मूवमेंट थ्रू द कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ये क्या करती हैं? जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, मतलब एक स्केलेटन एक ढांचा होता है जो क्या करता है? प्रोवाइड कराता है सपोर्ट। किसको? मूवमेंट में। किसमें? मूवमेंट में, थ्रू कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म कैसे चलता है? कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही तो चलता है। अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्शन करते हुए चलेगा। ऐसे अर्थवर्म मान लेते हैं तो कैसे चलता है? ये एक बार इसको ऐसे इकट्ठा करेगा, सारी चीज़ें ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके चिपकाएगा, छोटा करेगा, उसके बाद थोड़ा ये बढ़ा के आगे बढ़ जाएगा, फिर पीछे से खींच के इसको छोटा करेगा, उसके बाद फिर आगे की ओर खोल के बड़ा हो जाएगा। तो अर्थवर्म लगभग ऐसे ही चलते हैं। तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है ये हेल्प करता है इनको चलने में। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, इनकी जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये इन्हीं के मूवमेंट में हेल्प करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा, उनकी बॉडी पे जो सेगमेंट्स होते हैं ढेर सारे, इन्हीं सेगमेंट्स को ये कैसे चलते हैं? पहले ये सारे सेगमेंट्स को एक बार ऐसे पास करके इकट्ठा करेंगे, छोटा करेंगे, बॉडी साइज को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? आगे की ओर बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं उनको खोल के लंबा करेंगे, तो ये आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये पीछे वाले सेगमेंट को फिर पीछे आगे की ओर खींच लेंगे, चिपकाएंगे, बॉडी का साइज छोटा करेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही इनका क्या होता है? लोकोमोशन होता है। आगे लिखा है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन में क्या कह रहा है? देखिए, मेनी एनालिट्स एग्जिबिट सिफेलाइजेशन मीनिंग दे हैव ए वेल डेवलप्ड हेड रीजन विथ सेंसरी ऑर्गन। इन जो सिफेलाइजेशन है एक वेल डेवलप्ड सेंसरी रीजन होता है। क्या होता है? एक वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन समझ लीजिए, रीजन समझ लीजिए, जो भी हो है, इनके पास एक वेल डेवलप्ड होता है। सच एज आईज, जैसे कि आई भी सेंसरी है, एयर भी सेंसरी होते हैं, लेकिन इनमें एयर नहीं होता। एंड एंटीना, आपने देखा होगा जो लीचेज होती हैं उनमें एंटीना पाया जाता है, या फिर लीचेज नहीं, लीचेज ही की कैटेगरी का एक एनिमल होता है जो कि लीच नहीं है, वो भी उसके पास एंटीना होता है। और इसी एंटीने से ये क्या करते हैं? इनका सेंसरी ऑर्गन है, ये अपने खतरे पहचानते हैं, जाने रास्ता दे पहचानते हैं कि कहाँ जाने लायक है, कहाँ जाने, वाटर की सैलिनिटी चेक करते हैं उसी से। बहुत सारे काम इन लोगों को इसी एंटीना से करने को अलाउ किया जाता है। दिस अलाउ देम टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दियर इन्वायरमेंट इफेक्टिवली। ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, टेम्परेचर को, बाकी खतरे को, ये सब इसी से क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। आँख तो इनके पास भी होती है, लेकिन इनके एंटीना जो होता है ये इनका हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ और भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटेक्ट करने में, कि जैसे जिस वाटर में घुस रहे हैं वाटर कैसा है, जहरीला वाटर तो नहीं है, मैराइन ज़्यादा नहीं है, ये सब इसी से चेक करते हैं। आगे ब्रिस्टल्स यानी कि सीटी जो एनालिट्स हैं इनका एक मेन ऑर्गन है, मेन यानी कि काम का ऑर्गन है। मोस्ट एनालिट्स है ब्रिस्टल्स, जो बहुत सारे एनालिट्स हैं सबके पास क्या होता है? ब्रिस्टल्स होते हैं, यानी सीटी होती है। नोन एज सीटी ऑन दियर बॉडी सेगमेंट, सीटी प्रोवाइड ट्रैक्शन फॉर मूवमेंट एंड हेल्प एंचर टू वर्म इन द सबस्ट्रेट। जो वर्म होता है वो सबस्ट्रेट पर चलने के लिए, मूव करने के लिए या फिर छेद करने के लिए क्या करता है? ये जो सीटी होती हैं, ब्रिस्टल्स होती हैं, क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। आगे है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देख लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? एनालिट्स में। इसके पहले हम लोगों के पास किसी भी एनिमल्स के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, सब लोग ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में थे। उनका बॉडी में ऑर्गन्स क्या होते थे? ऐसे ब्लड में डूबे रहते थे। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से मतलब ये है कि इनका जो ब्लड है ये इनके अंदर वेन्स और आर्टरीज में बहेगा,
जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का, एक क्लोज टाइप का। जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, ब्लड में डूबे रहते हैं। और जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें ये होता है कि सारे जो एनिमल्स के अंदर आर्टरी और वेन्स पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, ऑर्गन्स को अंदर तक, आर्गन के अंदर तक फैली रहती हैं और उनको ब्लड प्रोवाइड कराती रहती हैं। आगे है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती रहती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती रहती हैं। एनालिट्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विथ ब्लड इज कन्फाइंड विद द ब्लड वेसल्स फैसिलिटेटिंग इफिशिएंट न्यूट्रिएंट एंड गैसियस एक्सचेंज। हम जानते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से बेस्ट होता है। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने में भी अच्छा होता है, गैसियस एक्सचेंज में भी अच्छा होता है। आगे है, इसमें ब्लड की मिक्सिंग भी नहीं होती है। ब्लड की मिक्सिंग अगर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे में ऐसे ही मिल जा रहा है, तो क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें लगभग एनिमल्स में क्या होता है कि ये अलग होते हैं, लेकिन अब ये बहुत लोअर एनिमल हैं, इनके अंदर ये अलग नहीं हो पाता कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग बहे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो, अलग बहे। इन लोगों में मिक्स से रहता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जब हम लोग फाइलम ये आगे बढ़ेंगे, एम्फीबियन तक जाएंगे, तो वहाँ पर धीरे धीरे ये सब क्या हो जाते हैं, अलग होने लगते हैं। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इनके पास भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। एनिलिड्स हैव ए रिलेटिवली वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्रेन, इनके पास एक ब्रेन है। सेरिब्रल गैंग्लिया है, सेरिब्रल गैंग्लिया हमने आगे देखा निमेटोड्स, उसके बाद फिर एस्केलमंथीज, इन सभी के अंदर लगभग शुरू हो गया था बनना, गैंग्लिया आ गया था, यानी कि ढेर सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा होने लगे थे। अब यहीं से ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ब्रेन देखो आ गया है। सेरिब्रल गैंग्लिया लोकेट इन द हेड रीजन एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड की तरह एक लाइनिंग, नर्व की एक लाइनिंग पूरी बॉडी के पीछे तक चली जाती है, और वहीं से इन लोगों को मैसेज पहुंचाती है और इन लोगों को मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर नर्व पूरे पीछे तक फैली नहीं होती तो इन लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो जाती। आगे दिया गया है इनके जो एनालिट्स के क्लासेस हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। एनालिट की मेजर जो क्लास है उनके बारे में बताया गया है। क्या दिख रहा है, कह रहा है कि मेजर क्लास ऑफ एनालिडा, जिसमें पहली क्लास है पॉलीकीटा। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है अनेक। इधर देखिए मेजर क्लास है, 3 मेजर क्लास है इनमें। पहली पॉलीकीटा है, ओलिगोकीटा है और हिरोडिना है, हिरोडिनिया। 3 क्लास है मेजर। पॉलीकीटा जो पहली क्लास है, पॉली मतलब होता है मेनी और कीटा मतलब होता है ब्रिस्टल्स। कीटा मतलब क्या होता है, ब्रिस्टल्स। आगे है पॉलीकीट्स आर मैराइन वर्म्स एंड द लार्जेस्ट क्लास विद इन द एनालिड्स। जो पॉलीकीट्स हैं ये एनालिडा के सबसे लार्जेस्ट क्या हैं, वर्म्स होते हैं। दे हैव न्यूमेरस सीटी, इनके पास सीटी होती है, देखो वही इसीलिए कीटा लिखा गया है, क्योंकि सीटी और ब्रिस्टल हमने आगे देखा वो एक ही होता है। एंड ऑफन आर हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या, पैरापोडिया। पैरापोडिया ये जो पॉलीकीट्स हैं इनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जो इनको क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। किस में करता है, लोकोमोशन और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। आगे है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा क्या है, ओलिगोकीटा है, ओलिगोकीट्स इंक्लूड द अर्थवर्म्स एंड अदर फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल वर्म्स। इसके अंतर्गत अर्थवर्म आएगा ओलिगोकीटा के अंतर्गत, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आएंगे, जैसे they have fresh city, oh they have fewer city than the polychaetes and are known for their role in soil enrichment and decomposition। इनका ज़्यादातर जो इनकी पॉलीकीट्स की तरह सीटी जो इनकी होती है, ये पॉलीकीट्स ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, इनकी लोअर क्लास की सीटी होती है, ऑलिगो फीवर होती है, और नोन फॉर दियर रोल इन सॉइल इनरिचमेंट एंड डीकम्पोजिशन। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, सॉइल को इनरिच बनाते हैं और डीकम्पोजिशन करते हैं। आप लोगों को नाम ये तो पता ही होगा कि जो अर्थवर्म होता है इसको क्या कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट बढ़ाते रहते हैं सॉइल की, तो खेती करने में आसानी होती है।
यानी कि जो फसलों में ढेर सारी खाद डालनी पड़ती है उनको, अगर ढेर सारे, अगर हम लोग जानते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ताकि ढेर सारे अर्थवर्म हम खेत में डालें, ताकि यहाँ जो रासायनिक दवाएं डालनी होती हैं, रासायनिक उर्वरक डालने होते हैं, उनको कम डालना पड़े। इसीलिए अर्थवर्म क्या कहे जाते हैं, फार्मर फ्रेंड कहे जाते हैं। ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे। ये यहाँ तक कि फसलों के नीचे तक पोर बना देते हैं ताकि ये जो पौधों की जड़ें हैं उनमें ऑक्सीजन आसानी से पहुँच सके। तो बहुत सारी तरीके से हेल्प करते हैं। आगे तीसरा क्लास है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया यानी हिरुडीनिया आर द कॉमनली नोन एज लीचेज। जो लीचेज हैं ये हिरुडीनिया के अंतर्गत ही आती हैं और इसको लीचेज भी कह दिया जाता है हिरुडीनिया को। दे आर टिपिकली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट आर नोन फॉर दियर ब्लड फीडिंग हैबिट्स। इनका काम क्या है, ब्लड फीडिंग हैबिट्स। आप लोगों ने देखा ही होगा जो लीचेज होती हैं या क्या करती हैं, ऐसे गाय भैंस जो भी तालाब में जानवर रहते हैं, बड़े जानवर घुसते हैं, उनको चिपक जाती हैं और ये इनके सकिंग करने के लिए जो आगे से और पीछे से दोनों तरफ की ओपनिंग से क्या करती हैं, सकिंग करना शुरू कर देती हैं। ब्लड की सकिंग करेंगी और बना बनाया खाना इन लोगों को सीधा मिल जाता है। और सीधा आगे हम लोगों को हिरुडिनेरिया के बारे में पढ़ना भी है और डिटेल में हिरुडिनेरिया के बारे में पढ़ना है। ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, क्योंकि पानी में भी जीवित रह जाती हैं, बाहर भी रह जाती हैं, तो दोनों तरफ ये रह लेती हैं। इनका फीडिंग क्या है, मेन फीडिंग क्या है, ब्लड सक करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम लोग हिरुडिनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग एक काम जरूर किया कीजिए और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तभी परीक्षा में आप लोगों के लिखने के काम आएगा। धन्यवाद।